हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 7 यानी लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम अपने आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी चैप्टर के बेसिक यानी न्यूट्रिशन के बारे में कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम डाइजेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिक के साथ कवर करते हुए लेक्चर नंबर 4 में हमने अपने ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया है। इसी तरीके से जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था यानी पार्ट 5 का हमारा इस लेक्चर का, उसके अंदर हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स थे, बेसिक चीजें थी, उसको कंप्लीट किया है। एंड नेक्स्ट जो हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर था यानी पार्ट 6, उसके अंदर हमने लाइफ प्रोसेस का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम था उसके बारे में कवर किया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे सर्कुलेटरी से नेक्स्ट टॉपिक यानी लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर होगा। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हर लेक्चर में जैसे हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, क्योंकि हर एक लेक्चर को रिकॉल करने से हमारे पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने में इंपॉर्टेंस जितनी भी हैगी या फिर ये बोलो बहुत इजी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने अपने ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पीछे लेक्चर की तरफ जाऊंगी। हम लोगों ने क्या करा था, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था और 6 था, उन दोनों के बारे में बात करूंगी। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। बॉडी के अंदर फ्लूइड को एक ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक लेकर जाना, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के सिस्टम इन्वॉल्व है। एक है हमारा इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है हमारा इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो हमारे पिछले 2 लेक्चर्स हुए हैं यानी लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मेन हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर होगा। अब बारी आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्रीफली ना पढ़ते हुए इसके ओवरऑल ना पढ़ करके हम सिर्फ इसके ऊपर के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि इसके अंदर था क्या क्या। तो हमें पता है सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है या इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। सबसे पहला है हमारा ब्लड, जिसमें ब्लड के अंदर हमने देखा था कि आरबीसीज प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है और साथ ही साथ हमारा इसमें प्लाज्मा देखने को मिलता है। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के साथ साथ हमारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं। एक है हमारी इसमें आर्टरीज, सेकंड है वेन्स एंड लास्ट है हमारे पास इसी के अंदर कैपिलरीज। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक हमारा पंपिंग ऑर्गन है जिसकी मदद से ही हम अपने ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेकर के जा रहे थे। और हम यहाँ पे ह्यूमन के हार्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें जो हमारे अपर 2 हार्ट पोर्शंस होते हैं, इसमें हमारे 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एट्रियम जो होता है वो अपर वाला पोर्शन होता है और जो हमारा वेंट्रिकल होता है वो हमारा लोअर वाला चैम्बर होता है। और साथ ही साथ ह्यूमन के अंदर कौन सा सर्कुलेशन देखने को मिलता है? डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो ये तो हमने सिर्फ इसमें की जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किससे मिलके बना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है, जिसमें आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं इसमें थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड के बारे में क्यों पढ़ा है? क्योंकि ब्लड को भी हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ज्वाइन करके पढ़ेंगे। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? हमने 3 तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अभी हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में भी देखेंगे, उनके प्रेशर को समझते हुए ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट हमारा हार्ट यानी पंपिंग ऑर्गन। तो ये तो हो गया हमारा सिर्फ
सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या-क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से वर्क करता है, वो हम अपने ऑलरेडी लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज के लेक्चर के टॉपिक्स क्या-क्या होने वाले हैं? आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक है, सबसे पहला लिम्फेटिक सिस्टम, यानी हम ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को पढ़ने से पहले हमारे पास एक चीज हमें याद होनी चाहिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए टू टाइप्स के सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। इसी तरीके के प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास टू चीजें प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में। एक होता है हमारे पास जाइलम और एक होता है हमारे पास फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में बेसिक सी नॉलेज, वो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बाकी इसके जो टाइप्स वगैरह है वो हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बाकी हम इसको यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। एंड फ्लोएम का जो मेन काम होता है वो होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके, लिम्फेटिक सिस्टम आज पढ़ लेंगे, और इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को फिर पढ़ के आज हम अपने लाइफ प्रोसेस के सारे टॉपिक्स में से, या फिर ये बोलो हमारे पास टोटल कितने सिस्टम थे, एक था हमारा इसमें न्यूट्रिशन वाला पार्ट, एक था हमारा इस चैप्टर में न्यूट्रिशन का पार्ट, देन था हमारा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद था हमारा इसी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद था हमारा इसमें ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट हमारे पास बचेगा इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स तो हमारे कंप्लीट हो गए। ट्रांसपोर्टेशन आज हमारा फिनिश हो जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ते ही। लास्ट हमारे पास लाइफ प्रोसेस का सिस्टम बचेगा, वो कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने कौन से सिस्टम के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसको समझते हुए आज हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक को फिनिश करेंगे। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट सिस्टम, यानी लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो देखो, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ओवरऑल बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब हमारे हर एक बॉडी में हेड टू टो, यानी सर से लेके पैर तक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, हर एक पार्ट तक ब्लड का पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। इसी के साथ साथ जहां पे भी हमारा पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही साथ हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पैरेलल में वर्क करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, इसमें हमारा लिम्फ का ट्रांसफर होगा। लिम्फ क्या है, लिम्फ हमारा एक तरीके का फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्पो लिक्विड को मेंटेन करता है, या फिर बोलो ऑस्मैटिक बैलेंस करने में हेल्प करता है। जो भी हमारी जर्म सेल्स हो गई, एंटीबॉडीज हो गई, इन सब में हमारी जर्म्स को मारने में हो गया, एंटीबॉडीज को हमारी किल करने में हो गया, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो गई, किसी भी तरीके की कोई भी हमारी बॉडी के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करना हो गया, ये सारा मेन काम किसका होता है, लिम्फ का होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होगा हमेशा, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या होगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पैरेलल में हमारा वर्क करेगा। अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो किससे मिलके बना है, वो लिम्फ से मिलके बना है। यानी जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा
ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? लिम्फ का। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हम लिम्फ को बॉडी के हर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर के जाएंगे। अब ब्लड को तो हम ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, और साथ ही साथ हमारा क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। ठीक है, जैसे ब्लड में हमारा आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, और क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? प्लाज्मा। तो हमें ब्लड के बारे में तो पता है। अब हम पढ़ेंगे पहले लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लिम्फ के फंक्शन क्या है और वो कैसे लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा बॉडी ऑर्गन में इधर से उधर ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले बारी आती है किसकी? लिम्फ की। तो अब हम लिम्फेटिक सिस्टम में पहले हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, लिम्फ के बारे में क्या बोला गया है? लिम्फ इट इज अ येलोइश फ्लूइड। ये हमारा एक येलोइश फ्लूइड है, यानी किस कलर का होगा? येलो कलर का होगा, या फिर ये बोल सकते हैं इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। कहीं कहीं पे बुक में इसमें येलोइश फ्लूइड लिखा होगा, और कहीं कहीं पे बुक के अंदर ये हमारे पास कलरलेस फ्लूइड मेंशन होगा। अब ये कलरलेस फ्लूइड है, हमें पता है कि जो आरबीसीज है वो रेड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और उसी आरबीसी की वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का शो होता है। लेकिन ये जो हमारा लिम्फ है, लिम्फ हमारी एक ऐसी ब्लड सेल्स है जिसके अंदर हमारी आरबीसीज एब्सेंट होती हैं, यानी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो कैसी होंगी? एब्सेंट होंगी। अगर रेड ब्लड सेल ही एब्सेंट है तो हमारे उस ब्लड के अंदर किसी भी तरीके का कोई कलर आने का चांस ही नहीं होता। तो लिम्फ कैसा है? लिम्फ हमारा एक येलोइश फ्लूइड है which escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces। जो क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज की मदद से जो भी हमारे इंटरसेल्युलर यानी सेल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होंगे वहां पे जाकर के एस्केप होगा। तो लिम्फ का इतना हो गया। दूसरी चीज, इट कंटेन्स लेस प्रोटीन्स देन ब्लड। मतलब जितना हमारा ब्लड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके कंपैरिजन में लिम्फ के अंदर हमारे प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? कम होती है। थर्ड पॉइंट में हमारे पास इसमें बोला गया है इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। मतलब ये क्या करता है? ये फ्लो करता है टिश्यू से हार्ट की तरफ, जो क्या करेगा? मदद करेगा ट्रांसपोर्टेशन में, और साथ ही साथ जितने हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स होंगे उनको डिस्ट्रॉय करने में। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या बोला गया है? इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। क्या बोला गया है? देखो, ये क्या करता है? ये कैरी करता है, यानी जो लिम्फ है वो डाइजेस्टेड, और जो भी हमारा एब्जॉर्ब फूड होगा उसको क्या करेगा? कैरी करेगा इंटेस्टाइन से, और ड्रेन कर देगा, मतलब छोड़ देगा जितना भी उसका एक्सेस फ्लूइड होगा। कहाँ पर? जो भी हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस होगा ब्लड के अंदर, तो वहां पे वो क्या करेगा? उस सारे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड से जितना भी एक्सेस फ्लूइड है उसे ले जाके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे ड्रेन कर देगा, मतलब वहीं पे ले जाके छोड़ देगा। अब देखो यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे पास। वो क्या है कि जो हमारा ये लिम्फ है, इस लिम्फ को हम दूसरा नाम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। इसी लिम्फ का दूसरा नाम क्या है? टिश्यू फ्लूइड। अब ये होता क्या है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया कि हमारा एक कलरलेस फ्लूइड है और इसके पास आरबीसीज एब्सेंट होती है। इसी के साथ साथ ये फॉर्म कैसे होता है? ये फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा। इसमें क्या होगा? हमारा जो प्लाज्मा है, तो यहाँ पे लिम्फ के बारे में एक चीज और है कि लिम्फ की हमारी फॉर्मेशन कैसे होती है। जो हमारा लिम्फ है यानी टिश्यू फ्लूइड है, जो कलरलेस फ्लूइड है, ये फॉर्म कैसे होता है? ये फॉर्म होता है यानी फॉर्म्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। एंड
प्रोटीन्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। तो जो हमारी लिम्फ की फॉर्मेशन है वो किससे होती है, जो हमारा लिम्फ है, टिश्यू फ्लूइड है, उसकी फॉर्मेशन होती है जब हमारा प्लाज्मा में लीकेज होती है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसीज और जो प्रोटीन्स लेस होते हैं वो सारे ब्लड मिल करके किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, लिम्फ की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा लिम्फ। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिम्फ हेल्प किसमें करता है, तो ये हमारा हेल्प करता है किसमें, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हमने ब्लड के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। अब इसी तरीके से लिम्फ हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। वो क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब्ड और डाइजेस्टेड फैट को इंटेस्टाइन से जितने भी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहां पे ले जाके ड्रेन आउट कर रहा है ब्लड के अंदर। तो ये भी किसका काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो अब हम पढ़ेंगे लिम्फ के अनदर फंक्शन को, कि जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शन है, क्योंकि किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होना है लिम्फ का, हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसके बारे में पढ़ लिया, वो किस तरीके से फॉर्म होता है। अब हमें पढ़ना है कि वो फंक्शन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के मेन फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारा लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो लिम्फ क्या करेगा, जो हमारा लिम्फ है वो हेल्प्स करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पैरेलल में रन करना, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ये है तो साथ ही में हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी वर्क कर रहा है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जितने भी हमारे फैट होंगे या फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है लिम्फेटिक सिस्टम का काम, it removes excess fluids from the body tissues and maintain the balances of fluid between the blood and tissue। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हमारे बॉडी के टिश्यू के अंदर, मतलब बॉडी का जो टिश्यू है उसके अंदर जितना भी अमाउंट में एक्सेस फ्लूइड होगा उसको बॉडी से रिमूव करेगा, ताकि जो भी हमारे फ्लूइड की क्वांटिटी है बॉडी के अंदर, यानी ब्लड और टिश्यू का जो बैलेंसिंग लेवल है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। थर्ड फंक्शन में हमारे पास दे रखा है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम का वन ऑफ द मेजर रोल बोलेंगे या फिर इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम में। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरीके के बैक्टीरिया हो गए या माइक्रोब्स हो गए, इससे हमें डिफेंड करेगा यानी बचाएगा। कैसे बचाएगा, ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, जैसे हमारा लिम्फोसाइट्स हो गया और अदर एंटीबॉडी सेल्स। एक चीज में याद रखना है, ल्यूकोसाइट्स अलग है, ल्यूकोसाइट्स हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, ल्यूकोसाइट्स हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, और जो हमारा लिम्फोसाइट्स है वो होती है हमारी इम्यून सेल्स। वो कैसी सेल्स है, इम्यून सेल्स। दोनों एल से स्टार्ट है, तो कभी कभी लिम्फोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसी मान लेते हैं, लेकिन वो दोनों अलग है। ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को, और लिम्फोसाइट्स होती है हमारी इम्यून सेल्स। तो फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम अब तक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला फंक्शन समराइज करके ये, कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर फैट होंगे, फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको एब्जॉर्ब करता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट होगा टिश्यू के अंदर उसको रिमूव आउट करता है, ताकि बॉडी के अंदर फ्लूइड को जो फ्लूइड का कंटेन है उसे मेंटेन कर सके, यानी जो फ्लूइड का बैलेंस है ब्लड और टिश्यू के बीच में उसको मेंटेन किया जा सके। और साथ ही साथ ये हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है वो हमारा इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफेंड का काम करेगा, यानी किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रोब से अगर हमें किसी भी तरीके की कोई डिजीज होती है उससे बचाने का काम किसका है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का। अब वो लिम्फेटिक सिस्टम हमें डिफेंड कैसे करेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स
यानी लिम्फोसाइट्स, और साथ ही साथ कुछ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा ताकि हम किसी भी डिजीज से आसानी से लड़ सके। तो अब तो यहाँ पे होता है हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम फिनिश। इसमें हमारा ज्यादा कुछ पार्ट नहीं था सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह, बस लिम्फ के बारे में पढ़ना था और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। और जो पेपर में हमारे पास क्वेश्चंस आए जाते हैं उसमें बस ये पूछा जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन बताओ या लिम्फ की कुछ प्रॉपर्टीज को शो करो। तो यहाँ पे मैंने लिम्फ के बारे में बता दिया है और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी बता दिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पेपर में पूछा जाता है उसके कंपैरिजन में लिम्फेटिक सिस्टम से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर बाई चांस एमसीक्यू में वो कुछ पूछ भी लेते हैं तो वो लिम्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर ही पूछेंगे। अब यहाँ पे तो वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम फिनिश। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ब्लड प्रेशर के बारे में। ये जो हमारा ब्लड का हम बार बार बोल रहे हैं कि ब्लड के बैलेंस को मेंटेन करता है, ब्लड का बैलेंस मेंटेन होना यानी एक तरीके का प्रेशर हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, उसके बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ब्लड प्रेशर। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 टाइप्स में होता है। एक होता है हमारा ब्लड प्रेशर के अंदर सिस्टोलिक प्रेशर, और एक होता है हमारा इसके अंदर डायस्टोलिक प्रेशर। अब पढ़ेंगे सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर को जो हम नापते हैं उसकी जो एसआई यूनिट है वो है एमएमएचजी। मतलब एमएम से हो गया मिलीमीटर, एचजी का हो गया हमारा मरकरी का साइन। तो जो ब्लड प्रेशर है वो हमें एमएमएचजी में नापते हैं, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो कितना होता है 120 एंड 80 की रेंज में, यानी 120 80 mmHg एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का प्रेशर ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अब हम पहले पढ़ेंगे सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे कि ये 120 और 80 में कौन सा सिस्टोलिक प्रेशर है और कौन सा डायस्टोलिक प्रेशर है। तो सबसे पहले बात की जाए किसकी, सिस्टोलिक प्रेशर की। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा ब्लड का वो प्रेशर होता है जो आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होता है जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी वेंट्रिकुलर अपने आप को जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो हमारे पास हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट है। ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकुलर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये हमारा आर्टरी के अंदर वो ब्लड प्रेशर होता है किस दौरान, जब हमारा जो वेंट्रिकुलर है वो अपने आप को सिस्टोल करेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकुलर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस दौरान जो भी हमारी आर्टरी के अंदर प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे द प्रेशर ऑफ फ्लूइड the pressure of blood inside the artery during ventricular systole। सिस्टोल का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब हमारा वेंट्रिकुलर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस दौरान जो भी हमारी आर्टरी की वॉल्स के अंदर प्रेशर होगा ब्लड का उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। तो हमारा वेंट्रिकुलर के अंदर नॉर्मल प्रेशर की रेंज कितनी होती है, वो होती है 120 mmHg। तो यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि ये जो 120 रेंज है वो कौन से प्रेशर की है, वो है हमारी इसमें सिस्टोलिक प्रेशर की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डायस्टोलिक प्रेशर। तो जैसे हमारे ब्लड प्रेशर में 2 टाइप्स के प्रेशर प्रेजेंट है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो अब बारी है किसकी, डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में।
अब डायस्टोलिक प्रेशर होता क्या है? तो देखो सिस्टोलिक प्रेशर में जब हमारा वेंट्रिकुलर क्या हो रहा था उसमें सिस्टोल हो रहा था। वैसे तो ये ना याद करने का सबसे बेटर तरीका है सिस्टोलिक प्रेशर में, बस हमें इतना याद रखना है कि जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे बोला गया है डायस्टोलिक प्रेशर, तो मतलब इस कंडीशन में जो हमारा वेंट्रिकुलर है वो डायस्टोल होगा, यानी रिलैक्सेशन पोजीशन पे आएगा। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? ऐसा प्रेशर जो हमारा आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होगा उस दौरान जब हमारा वेंट्रिकुलर अपने आप को रिलैक्स पोजीशन पर लेकर के आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रेशर इन आर्टरी या फिर द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, आर्टरी के अंदर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी जब हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन पोजीशन पे आएगा या रिलैक्सेशन पोजीशन पर होगा उस दौरान जो भी हमारी आर्टरीज की वॉल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। तो जैसे सिस्टोलिक प्रेशर कितना था हमारा 120 mmHg, इसी तरीके से जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 80 mmHg। तो अब यहाँ से एक आइडिया पूरा पूरा क्लियर होगा कि अगर हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। तो जो इसमें 120 वाला प्रेशर होता है वो होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, और जो हमारा 80 वाला प्रेशर होता है वो होता है इसके अंदर डायस्टोलिक प्रेशर। अब तो हो गई ये ब्लड प्रेशर की बात कि 120 से 120 टू 80 mmHg हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। अब ये ब्लड प्रेशर नापने के लिए हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो मशीन का यूज करते हैं। तो ब्लड प्रेशर डिवाइसिंग मशीन हमारी एनसीईआरटी में नेम गिवन है उसका, वो क्या है? डिवाइस फॉर मेजरिंग बीपी, मतलब जिससे बीपी को हम मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है? उसका नाम है हमारा स्फेग्मोमेनोमीटर, यानी स्फेग्मो। ये वो डिवाइस है स्फेग्मोमेनोमीटर जिसके थ्रू हम बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर तो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर फिनिश, तो यानी लिम्फेटिक सिस्टम भी फिनिश हो गया, साथ ही साथ जो हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक था ब्लड प्रेशर का वो भी फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर्स का, मिनरल्स का, फूड का प्लांट्स के अंदर, यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो देखो प्लांट्स के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी फूड हो गया, वाटर्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम किससे? देखो अभी तो हम फिलहाल जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है हमारे पास जाइलम। जाइलम हमारे 4 एलिमेंट्स से मिलके बना है। अब वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? देखो सबसे पहला है हमारे पास इसके अंदर वेसल्स, सेकंड है हमारा इसमें ट्रैकिड्स, थर्ड है हमारा जाइलम के अंदर जाइलम फाइबर्स, एंड फोर्थ है हमारा इसमें जाइलम
पेरेन काइमा। अब इसी तरीके से फ्लोएम में भी हमारे जो है वो 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स क्या हो गए? एक हो गया हमारा इसमें सीव ट्यूब्स, सेकंड है हमारा इसमें कंपेनियन सेल्स, थर्ड है हमारा इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड फोर्थ है हमारा इसके अंदर फ्लोएम फाइबर्स। तो अब इसमें देखो जो हमारा जाइलम है वो 4 एलिमेंट से मिलके बना है। वो कौन कौन से हैं? वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। और इसी तरीके से जो हमारा फ्लोएम है वो 4 एलिमेंट से मिलके बना है। सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब इसमें से हमारे जो 4 एलिमेंट्स दोनों में हैं, इसमें से कुछ डेड भी हैं और कुछ लिविंग भी है। तो अब डेड और लिविंग के बेसिस पे देखें तो जो हमारा वेसल्स होता है, ट्रैकेट्स होती हैं और जो जाइलम फाइबर होते हैं, ये तीनों कैसी सेल्स होती हैं? ये होती है हमारी डेड सेल्स, जिनका जो मेन काम है वो है वाटर को कंडक्ट करने का। यानी मेन वाटर की कंडक्टिंग किसके थ्रू होती है? हमारी डेड सेल्स यानी वेसल, ट्रैकेट्स और फाइबर्स के थ्रू। इसी तरीके से जो हमारा लिविंग है वो है पेरेन्काइमा, यानी जो हमारा जाइलम पेरेन्काइमा है वो लिविंग सेल है, जो क्या करेगा? जो हमारी वाटर के स्टोरेज में हेल्प करेगा। यानी स्टोरेज का काम किसका है? पेरेन्काइमा का है। इसी तरीके से जो हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये तीन पार्ट जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो लिविंग है। लेकिन जो हमारा इसमें फ्लोएम फाइबर है सिर्फ वो क्या है? हमारा डेड। तो जैसे जाइलम में 3 डेड हैं और फ्लोएम में 3 लिविंग है, इसी तरीके से जाइलम में 1 लिविंग है और 1 डेड है। तो जो डेड सेल्स हैं जाइलम में, वेसल्स, ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर, वो डेड सेल्स हैं जिनका मेन काम है वाटर को कंडक्ट करने का। और जो हमारा जाइलम पेरेन्काइमा है वो लिविंग है, जिसका मेन काम है वाटर की स्टोरेज का। अब यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर गिवन है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन दिखा रखी है प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। तो फ्लोएम का हमने पढ़ा था। फ्लोएम क्या करता है? वो फूड को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी प्लांट के अंदर जो भी फूड है उसको ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम किसका है? फ्लोएम का। तो फ्लोएम क्या करते हैं? वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और हमें पता है फूड कहाँ बनता है? फूड बनता है हमारे लीफ में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन भी है कि फूड मेड बाय द लीफ, जो भी हमारा फूड बनेगा प्लांट्स के अंदर वो लीफ के थ्रू बनेगा। तो अब क्या होगा? लीफ से वो हमारा फूड क्या हो रहा है? वेन्स के थ्रू, यानी फ्लोएम के थ्रू बोले तो फिर फ्लोएम के थ्रू हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है प्लांट के अंदर। और इसी तरीके से जो हमारा फूड है वो प्लांट के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी रूट की तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी है फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड अप फ्रॉम लीफ, मतलब फूड को लीफ से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं प्लांट में। और सेकंड में दे रखा है फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीफ, मतलब फ्लोएम टिश्यू क्या कर रहे हैं? फूड को नीचे की तरफ लीफ के थ्रू लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लोएम में हमने ये देखा कि जो फूड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा जाइलम के बारे में। तो जाइलम टिश्यू क्या करते हैं? वो वाटर को कैरी करते हैं और जो भी हमारी डिसॉल्व मिनरल्स होती हैं उनको रूट से लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा रूट और सॉइल प्रेजेंट है। तो सॉइल में जितने भी डिसॉल्व मिनरल्स हैं वो रूट में जाइलम के थ्रू, यानी जाइलम ने रूट से
वाटर और डिसॉल्व मिनरल को लेंगे, वो कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी तरीके से वो लीफ की तरफ भी जा रहे हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन है जाइलम में वाटर की, वो अपवर्ड डायरेक्शन है, प्लांट में ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा कोई भी हमारा जाइलम के थ्रू जितना भी वाटर और मिनरल्स है। तो यहाँ पे जो लीफ पे गया है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, अब लीफ के अंदर वाटर और मिनरल्स आ गए हैं सॉइल से। तो ये है हमारा जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू ये दिखाया गया है कि जो जाइलम है वो हमारा यूनी डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वाटर और मिनरल का, लेकिन जो फ्लोएम है वो फूड को अपवर्ड डायरेक्शन में भी भेज रहा है प्लांट के अंदर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी भेज रहा है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है ट्रांसपीरेशन के बारे में। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का नॉर्मल मतलब होता है कि जब प्लांट अपने अंदर से वाटर को लॉस करता है यानी वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इसी तरीके से इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, लीव्स की सरफेस से वाटर का इवेपोरेट हो जाना, वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। तो इस पिक्चर के थ्रू जो भी हमें डायरेक्शन के बारे में समझने के लिए दिया गया था वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब हम यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे से पॉइंट्स को और समझेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए हमारा जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो है जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे जाइलम पे हमारे पास एक टॉपिक आता है वो है एसेंट ऑफ सैप, और हमारे पास फ्लोएम में इसी तरीके से एक टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो पहले जाइलम के बारे में बात की जाए तो जाइलम का मेन काम क्या है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, और फ्लोएम का मेन काम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन। बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से हमने ये देखा कि जाइलम क्या करता है, वो यूनि डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में हमारा वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन फ्लोएम हमारा कैसा होता है? बाई डायरेक्शन, मतलब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हमारे फूड को ट्रांसफर करता है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक अनदर टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब ये एसेंट ऑफ सैप क्या है? तो एसेंट ऑफ सैप क्या है? जब भी हमारी अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, मिनरल्स की या फिर रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो ये होगा द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ water and minerals from the root to the upper part of the plant, to the upper part of the plant against the gravity। इसमें मेन जो रोल है डेफिनेशन में वो किसकी है? अगेंस्ट द ग्रेविटी। विद जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। तो एसेंट ऑफ सेप क्या है? वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, यानी रूट से प्लांट के अपर पार्ट में जो भी हमारा वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके जाइलम टिश्यू की मदद से, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। तो ये हमारा पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, तो बस वहां पे ये मेंशन करना है कि वाटर एंड मिनरल्स का अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाइलम टिश्यू की मदद से, उसी को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप।
इसी तरीके से हमारे पास फ्लोएम में दे रखा है ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जब हम फूड को फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप में था जाइलम, इसी तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विथ फ्लोएम। फ्लोएम की मदद से प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन के लिए हमारे जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एटीपी का यूज होता है। तो एटीपी कौन से प्रोसेस में यूज हो रही है? एटीपी हमारी ट्रांसलोकेशन के दौरान में यूज होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ट्रांसलोकेशन तो हो गया कि फूड का हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन पुल। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन पुल के बारे में। ट्रांसपीरेशन पुल को पढ़ने से पहले अगर मैं ट्रांसपीरेशन के बारे में बताऊं तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जब हमारे प्लांट्स अपने अंदर से वाटर को लॉस करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसी तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? ट्रांसपीरेशन पुल देखने को मिलता है। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है सक्शन फोर्स, जिसकी मदद से या फिर ऐसी फोर्स जिसकी मदद से जो हमारा वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है रूट्स से लीव्स की तरफ। यानी ऐसा फोर्स जिसकी वजह से रूट्स से लीव्स की तरफ हमारा जो वाटर है वो मूवमेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, देखो ये मानो मेरे पास एक प्लांट है जिसकी क्या है? स्टेम है, और ये क्या है? मेरी इसमें प्लांट की लीफ वाला पार्ट हो गया। तो अब होगा क्या? ये यहाँ पे मेरा कौन सा पार्ट हो गया? ये हमारा इसमें प्लांट का रूट वाला पार्ट हो गया। तो अब इस कंडीशन में होगा क्या? जो भी हमारा वाटर जो होगा रूट के अंदर प्रेजेंट होगा, वो ऑस्मोसिस की मदद से, यानी ऑस्मोसिस पुशेस वाटर टू रूट हेयर्स, मतलब ऑस्मोसिस की वजह से जो हमारा पानी है वो रूट हेयर्स में आएगा। देन रूट हेयर्स से होते हुए हमारा पानी रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ वाले पोर्शन में आएगा। यानी रूट अपने अंदर प्रेशर क्रिएट करेगी, तो रूट प्रेशर की मदद से जो हमारा वाटर है वो कहाँ पर आ जाएगा? स्टेम वाले रीजन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो ऑस्मोसिस की वजह से जो हमारा रूट है, रूट हेयर्स है, उसमें पानी आया। अब वो क्या होगा? रूट अपने अंदर से प्रेशर क्रिएट करेगी, जिससे अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे वाटर का मूवमेंट होगा स्टेम और लीफ की तरफ। फिर इसी लीफ से हमारा वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। तो अब ये ट्रांसपीरेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? जो इसके अंदर फोर्स जनरेट हो रही है। यानी ट्रांसपीरेशन जब भी होगा उसके लिए हमारे पास फोर्स का जनरेट होना, यानी सक्शन फोर्स का जनरेट होना इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम की वजह से जो हमारा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, यानी वाटर लॉस हो रहा है प्लांट में, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होगा। तो ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे।
ट्रांसपिरेशन पुल इज ऑल्सो रिफर्ड अस, मतलब इसको हम और दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? सक्शन फोर्स। मतलब ऐसी फोर्स जिसकी मदद से हमारा जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो यहाँ पे लिखा क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल इज ऑल्सो रिफर्ड एज सक्शन फोर्स एंड दिस फोर्स इज यूज्ड टू ड्रॉ द वाटर, मतलब वाटर को कौन सी डायरेक्शन में? इन अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, मतलब रूट से लीव्स की तरफ पानी का जो भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा और उसके लिए जिस भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलेंगे सक्शन फोर्स। और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये ट्रांसपिरेशन पुल क्यों है? क्यों ट्रांसपिरेशन पुल हमारे प्लांट के अंदर होता है? तो ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से, यानी by the help of transpiration pull, water pushes by the transpiration pull, water reaches ग्रेट हाइट इन ट्रीज। देखो, जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें तो आसानी से जाइलम और फ्लोएम की मदद से मतलब ये जाइलम की मदद से हमारा वाटर मिनरल पहुंच गया, फ्लोएम की मदद से हमारा फूड पहुंच गया। इसी तरीके से जो हमारे बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं उनके लिए हमारे प्लांट्स के अंदर एक पुल जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, और दूसरा नाम क्या है? सक्शन फोर्स। इसी फोर्स की मदद से हम रूट से वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं ताकि हम जितने भी ऊंचे ऊंचे हाइट के ट्रीज हो उसमें आसानी से हमारा वाटर पहुंच सके। तो यहाँ पे तो हो गई ट्रांसपिरेशन के बारे में बात। अब पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस के बारे में। तो ट्रांसपिरेशन और उसके फंक्शंस क्या हैं? तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन के फंक्शन में बोला गया है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन का सबसे पहला काम बोला क्या गया है कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और साथ ही साथ वाटर की मूवमेंट कराता है और मिनरल्स के मूवमेंट कराता है, जो भी हमारे रूट्स के अंदर डिसॉल्व होती हैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लीव्स की तरफ बाय द सक्शन फोर्स और ट्रांसपिरेशन पुल। यहाँ पे इस लाइन को समझाने के लिए ट्रांसपिरेशन पुल को बताया गया है कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम किसका है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का। और ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से हम अपने बॉडी के एक्सेस फ्लूइड को बाहर करते हैं, इसी तरीके से प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन सिस्टम होता है जिसकी मदद से वो अपने बॉडी के एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट फिनिश होता है। मतलब हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन को भी पढ़ लिया, सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम को, और प्लांट के अंदर के भी ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी फिनिश। अब लास्ट बचता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को अगर हम समराइज करें कि किन किन टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ के बारे में पढ़ा कि जो हमारा लिम्फ है वो क्या होता है, लिम्फ के ओवरव्यू के बारे में पढ़ा, लिम्फ के फंक्शन के बारे में पढ़ा, और ये देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा आज के लेक्चर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन इन
प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें हमने टू तरीके से ट्रांसपोर्टेशन देखा, एक जाइलम के थ्रू और एक फ्लोएम के थ्रू। जाइलम में हमने देखा मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप, और फ्लोएम में हमने देखा फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने एक अनदर टॉपिक पढ़ा जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, और इस ट्रांसपीरेशन को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे ट्रांसपीरेशन पुल के बारे में भी डिस्कस किया, और ट्रांसपीरेशन पुल का दूसरा नाम क्या है, सक्शन फोर्स। तो यहाँ पे होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट फिनिश। तो देखो, जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पर होगा, वो होगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और प्लांट्स के अंदर कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई हमारी नेक्स्ट लेक्चर की बात कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो जैसे ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे वैसे ही हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। क्योंकि हमने जो इस चैप्टर को स्टार्ट करा था वो बेसिक से करा था। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम फूड को न्यूट्रिशन लेते हैं, सेप्रोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, फिर उसको किस तरीके से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से हम ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने पे जो हमारी एनर्जी बनती है उसको कैसे ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, डाइजेशन का हो गया, अब सारा काम हो गया। अब इतना सारा वर्क कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ही बॉडी के अंदर। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करने के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा किसके ऊपर बेस्ड होगा, किडनी के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, हार्ट मेन था, इसी तरीके से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसमें लंग्स मेन थे। अब हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें हमारा किडनी मेन होगा। तो हम पहले किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी में क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि किडनी किस तरीके से हमारी फंक्शन करती है और क्या क्या हमारे प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर लेक्चर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर और लाइफ प्रोसेस के लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे।